So today we are going to take the topic decomposition reaction. Okay, decomposition reaction होता क्या है? जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा हुआ था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट अगर हमको मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। वहां पे कंडीशन ये थी कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स क्या होंगे, या फिर एलिमेंट्स होंगे, या फिर एलिमेंट या कंपाउंड को अगर हम कंबाइन करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट जो है वो हमको मिलेगा। कंडीशन क्या है? सिंगल प्रोडक्ट ही होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है ना। अपोजिट कैसे है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो को कंबाइन करेंगे एक बनेगा, यहां पर हम एक को स्प्लिट करेंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिल जाएंगे हमको, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि सिंगल कंपाउंड को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है ना, अंडर सुटेबल कंडीशंस। ये सुटेबल कंडीशंस आखिर होती कौन कौन सी हैं, या सुटेबल कंडीशन क्या क्या होंगी? तो सुटेबल कंडीशन ये होंगी कि हमको किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। वो एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है, या कोई भी फोर्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, हम फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, तो फोर्स का कोई काम नहीं आता है, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन से लिए जाएंगे, तो वो हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होती है? तो सबसे पहली एनर्जी होगी आपकी हीट, दूसरा होगा लाइट, तीसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनसे हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में उस कंपाउंड को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल मिला के हम क्या कह सकते हैं, या फिर क्या समझ में आता है हमको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? वो रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, ठीक है ना। और ये होता क्या है? जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि अब हम डेफिनेशन पे हम जाते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम सभी जानते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का क्या है, टाइप है। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस अंडर द सुटेबल कंडीशन। मतलब वो रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड स्प्लिट हो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो बोला हुआ है इस पैराग्राफ में, ये बोला हुआ है कि इट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, दो या दो से ज्यादा को कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे, सिंगल मिलेगा, सिंगल कंपाउंड हमको क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा, मिलेगा हमको। यहां पर क्या है कि सिंगल कंपाउंड होगा, स्प्लिट करेंगे दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। तो बिल्कुल ये क्या है, जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर, इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड इज अकम्पेन्ड बाय नंबर ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम सभी जानते हैं कि हम जब खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो नंबर ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन से होते हुए गुजरती है ना। ये डिकम्पोजिशन होता किन का है? तो ये डिकम्पोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ये डिकम्पोजिशन होता है फैट का, प्रोटीन्स का। तो ये सारे के सारे जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब इनको ब्रेक किया जाता है तो ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो सिंपलर सब्सटेंस हमारी बॉडी के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, यूज में ले लिए जाते हैं, एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिनसे हमारी बॉडी क्या कर पाती है, वर्क कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो सिंपलर सब्सटेंस में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। समझ आ रहा है? तो यही चीज इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द डाइजेशन ऑफ द फूड in our body is accompanied by a number of the decomposition reactions. The major constituent of our food such as carbohydrate, fat, protein, etc. decomposes to form a number of simple substances.
जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी बॉडी के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन होते हैं, जो डिकम्पोज होते हैं नंबर ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस में। एंड ये दीज सिंपलर फर्दर सब्सटेंसेस react and release large amount of energy which keeps our body working, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि यही सब्सटेंस, जो सिंपलर सब्सटेंस जो कन्वर्ट हुए थे, जो हमको मिले थे स्प्लिट करने के बाद में, डिकम्पोज करने के बाद में, ये बाद में रिएक्ट करते हैं और रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी जो होती है वर्किंग के तौर पे क्या करती है, यूज करती है। अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन में बताऊं कि द जनरल इक्वेशन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज, तो हमारे पास में एक सब्सटेंस था AB, है ना। इसको हमने क्या किया, ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में हमको क्या मिल गया भाई, स्प्लिट हो गया, A स्प्लिट अलग हो गया और B अलग हो गया, ठीक है ना। दैट A एंड B विल स्प्लिट इनटू AB इज स्प्लिट इनटू A एंड B, है ना, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्वॉल्व किए हैं, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को बेस बनाते हुए, या फिर इन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। वी कैन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज thermal decomposition reaction, second is electrolytic decomposition reaction, and the third one is photo decomposition reaction। चलिए, तो अब हम इन क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये डिकम्पोजिशन कैसे होता है ना, और क्या क्या इनके यूज हैं और कहां कहां इनको एप्लीकेबल या अप्लाई किया जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम थर्मोलाइसिस भी कहते हैं, यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है थर्मोलाइसिस। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि थर्मोलाइसिस क्या होता है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ यही चीज को ध्यान में रखना है कि थर्मोलाइसिस इज इक्वल टू थर्मल डिकम्पोजिशन। या फिर अगर मैं बोलूं कि थर्मोलाइसिस क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी पूछता है आपको कि थर्मोलाइसिस क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन which we can split a single or break a single substance into 2 or more simpler substance by heating। okay, so चलिए, तो अब यहां पर बात आ जाती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन से पहले हम बात करते हैं, एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, पहले इस एग्जांपल को एक बार देख लेते हैं। इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि ये A एंड ये B, ये 2 अलग अलग डायग्राम हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले डायग्राम में हमने क्या लिया है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट लिया है, और हमने एक इसको बर्नर के ऊपर क्या किया, हीट करना चालू किया। बर्नर के ऊपर हमने उसको हीट देना क्या किया, चालू किया। जैसे ही हमने इस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट देना चालू किया, तो देन हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्टेंट क्या होता है उस चीज का, कि एक ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड SO2 एंड SO3 ये गैसेस के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं एंड इवॉल्व हो जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से अगर मैं बोलूं आपको कि इस एग्जाम्पल से हमें क्या देखने को, क्या सीखने को हमको मिलता है, तो इसमें हमें पता चला कि हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया, इट विल स्प्लिट इनटू ब्राउन प्रेसिपिटेट SO2 एंड SO3। तो what we can say that कि जब हम हीट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। समझ आ रहा है। तो इसी चीज को हमने क्या किया है, डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस व्हेन हीटेड। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हम सिंगल सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, बट मेन कंडीशन इज यहां पर जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो क्या होगा, हीट होगा।
ठीक है। अब अगला पॉइंट इन्होंने बोला हुआ है इसी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, द रिएक्शन इज यूजुअली एंडोथर्मिक। सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही एंडोथर्मिक नहीं होती है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं मोस्टली दे आर एंडोथर्मिक। एंड पहले ही प्रीवियसली मैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हीट को देते हैं या हीट को यूज करते हैं। समझ आ रहा है? मतलब इसमें हीट इवॉल्व नहीं होती, हमें हीट देना पड़ती है। समझ आ रहा है? तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहां पर भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, हीट को दे रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं। तो इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। समझ आ रहा है? ठीक है। अब एंडोथर्मिक यहां पर क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। आगे जो भी फर्दर चैप्टर्स हैं उनमें आप पढ़ेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है, या थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड वो फोर्सेस होती हैं जो कि दो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो हीट हम देते हैं, ये हीट उसी फोर्स को ब्रेक करने के लिए यूज की जाती हो। जैसे ही वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो दे विल स्प्लिट एंड विल कन्वर्टेड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। समझ आ गया सभी लोगों को? यहां पर नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक और एग्जांपल है ना, जिसको हम पढ़ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, CaCO3, ठीक है ना। इट्स अ सॉल्ट एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट में इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जनरल, या फिर मैं बात करूं जनरल नेम क्या होता है या कॉमन नेम क्या होता है, तो इट इज लाइमस्टोन, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, एंड CO2 व्हेन हीटेड। कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं या हीट देते हैं, है ना, तो इट विल डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, मतलब बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए या फिर किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए या ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हीट का यूज कर रहे हैं। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हम हीट का यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नीचे आपके लिखा हुआ है ये रिएक्शन कि CaCO3 सॉलिड स्टेट, जैसे ही हमने इसको हीट दिया इट विल कन्वर्टेड इनटू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ओके, नाउ 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है, इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी बनते हैं कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3। लाइमस्टोन को कहते क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इससे बन जाता है, वो ये बन जाता है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, तो इट इज क्विक लाइम। ओके, या फिर ये पूछा जा सकता है कि क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्विक लाइम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच सब्सटेंस। ये भी 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या पूछा जा सकता है आपको, या 1 वर्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि क्विक लाइम इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच सब्सटेंस। So answer is quicklime is the major substance of cement. Okay, so quicklime क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है किसका, सीमेंट का। यहाँ पर और भी बहुत सारे नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, है ना। तो ये सारे के सारे वही है जिसमें हमने हीट को यूज किया है ब्रेक करने के लिए, है ना, कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे पास में था, उसको हमने हीट किया, इट विल स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, और द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं,
commonly we call electrolysis. Okay, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से ही हमको समझ में आ जाता है कि इसमें हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता होगा. ओके, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना पड़े किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए, ये ज्यादातर हम एक्वस सॉल्यूशन वाले कंपाउंड्स में हम यूज करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया और एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है कि स्प्लिट करना है सब्सटेंस को, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में. तो पहले हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, देन वी पासेस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट एंड इट विल स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस हम यूज करते हैं आयनिक सब्सटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास नहीं होता है और उनको अलग नहीं किया जा सकता है ना. क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स को या आयनिक सब्सटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए हमको सबसे पहले उनको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होता है, देन हम उनमें से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे विल स्प्लिट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. ओके, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे या फिर ऊपर ही इन्होंने लिखा हुआ है, अ गुड एग्जाम्पल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. जनरली अगर मैं बात करूं कि किसी भी चीज से अगर आप कोई भी प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं, है ना, या यूज करते हैं, तो H2O को हम स्प्लिट नहीं कर सकते. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ही वो प्रोसेस है जिससे हम H2O को स्प्लिट कर सकते हैं into hydrogen and oxygen. Okay, so it is a good example of electrolysis, that by electrolysis of water we can split hydrogen and oxygen. और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है. क्या है, एक हमारे पास में वेसल है, वेसल में हमने क्या पुट करके रखा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड हमने पुट की हुई है, एनोड एंड कैथोड. ओके, एंड वाटर हमने फिल किया हुआ है और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है. जैसे ही हम बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो जाता है एंड दैट वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, सो दिस इज द डायग्राम बाय व्हिच वी कैन सी एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट this is the process of electrolysis of water. okay, यहाँ पर नीचे जो रिएक्शन है वो दी हुई है, H2O लिक्विड, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, इट विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, इसके नीचे एक और एग्जांपल इन्होंने मतलब मैंने लिखा हुआ है कि NaCl. NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड. जनरली हम इसको किस नाम से जानते हैं, किचन सॉल्ट. ओके, कॉमन सॉल्ट भी हम इसको कहते हैं, एंड इट इज an ionic compound. ओके, सो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्वस फॉर्म में लेकर आएंगे, देन उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो हम देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड में कि Na, सोडियम एंड क्लोरीन, दे आर स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर. ओके, so this is the process by which we can split an ionic compound into their substituent, into their simpler substituent or their substituents. Okay, so नीचे भी इन्होंने यही लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है कि electrolysis of water is the decomposition of water into hydrogen and oxygen due to the passage of electric current through it. And second example के लिए लिखा हुआ है decomposition of sodium chloride on passes electricity through molten sodium chloride, it decomposes into sodium and chlorine. ये याद रखना है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, वैसे आगे भी जो चैप्टर जो हैं उनमें हम ये वापस पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स हमेशा तभी स्प्लिट हो सकते हैं जब उनको हम मॉल्टन स्टेट में लेंगे. मॉल्टन स्टेट के अलावा, मॉल्टन स्टेट को हम और क्या कहते हैं, मॉल्टन स्टेट को हम फ्यूज्ड स्टेट भी हम कहते हैं, फ्यूज्ड, FUSED, फ्यूज्ड स्टेट, एंड एक्वस स्टेट भी हम कहते हैं.
मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम उनको मॉल्टन स्टेट में या फ्यूज्ड में या एक्वस स्टेट में हम नहीं लेकर आएंगे, वी कैन नॉट स्प्लिट एनी आयनिक कंपाउंड इनटू देयर सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, so now we will come on the next type of the decomposition reaction, that is photo decomposition reaction, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस भी कहते हैं. ओके, तो यहां से हमको एक चीज याद रखनी है. सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, फोटो को जनरली हम बात करते हैं, जहां पर भी फोटो वर्ड आता है तो वहां बात की जाती है लाइट की, है ना, कि लाइट का यूज हो रहा होगा वहां. क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है वो फोटॉन्स से मिलके बनती है. ओके, सो लाइट विल बी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हम लाइट का उपयोग करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, है ना, उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलाइसिस कहते हैं. ठीक है, इन्होंने एग्जांपल से यहां पर समझाया हुआ है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कि हमने एक स्मॉल मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया, वॉश ग्लास में हमने उसको रखा, और कहाँ रखा, सनलाइट में, कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम. तो जैसे ही हमने सिल्वर क्लोराइड को वॉच ग्लास में रखा, सनलाइट की उसमें, है ना, अंडर द सनलाइट फॉर सम टाइम, तो हम क्या देखते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल है, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, एंड व्हाइट क्रिस्टल होता है उसका. ठीक है, तो वो क्रिस्टल धीमे धीमे अपना कलर चेंज कर रहा है, एंड इट विल टर्न इनटू ग्रे कलर. ओके, सो ये जो ग्रे कलर हुआ है, या फिर व्हाइट कलर से क्रिस्टल ग्रे कलर में कन्वर्ट हुआ है ना, वो हमको ये बताता है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का. ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन अगर होगा तो किस किस में होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू सिल्वर, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. तो जो डिकम्पोजिशन होगा वो किस किस में होगा या कैसे होगा, कि जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो जो व्हाइट क्रिस्टल है सिल्वर क्लोराइड का, it will turn into gray color, and that silver chloride is decomposes into silver and chlorine. ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, सनलाइट आ रही है, हमने ये चाइना डिश में हमने क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड को हमने रखा हुआ है. ठीक है ना, और जैसे ही हमने सनलाइट यहाँ पर आएगी, सनलाइट में जैसे ही हमने कुछ टाइम के लिए इसको रखा, then it will split into सिल्वर एंड क्लोरीन. इस केमिकल इक्वेशन से हम इस चीज को समझ सकते हैं. ठीक है, तो साथ में आप लोग जो भी मैं चीजें बताता जा रहा हूँ, जिन भी चीजों को मैं इंडिकेट करता जा रहा हूँ, तो उनको भी साथ में लिखते चले. ठीक है, जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड को हमने डिकम्पोज किया सिल्वर एंड क्लोरीन में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, सेम we can split sodium silver bromide into silver and bromine. सिल्वर ब्रोमाइड का कलर जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, एंड जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे it will turn into gray, which means that silver and bromine is split. okay, नीचे एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2. ओके, पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को जैसे ही हम क्या रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे या लाइट में हम रखेंगे, इट विल स्प्लिट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटोलाइसिस, या मैं बोलूं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर। तो जैसे ही हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, या फिर अगर मैं बात करूं कि एनर्जी दी जाती है, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और जो हमने ऊपर तीनों टाइप पढ़े हैं, चाहे वो थर्मोलाइसिस हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो, चाहे वो फोटोलाइसिस हो, तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को दे रहे हैं, वेदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो तीनों ही रिएक्शंस में या तीनों ही टाइप में हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों एब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है? क्योंकि जो सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इसलिए एनर्जी को क्या किया जाता है, दिया जाता है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब होके बॉन्ड्स ब्रेक करती है, एंड बॉन्ड्स ब्रेक होके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस it will split into the simpler substances. Okay, so आंसर भी यहां पर मैंने लिखा हुआ है, most decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity, है ना। कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एनर्जी को, मतलब उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होंगे, जो कि कहाँ इनमें प्रेजेंट होते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जैसे ही बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इट विल डिकम्पोजेस टू गिव द प्रोडक्ट। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, वो रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा और हमें क्या दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। प्रोडक्ट मीन्स दे आर सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, so this is all about decomposition reaction. Now the next type of reaction is displacement reaction. So नाम से ही हमको समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी ना किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। अब ये किस चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो इसमें हमें सबसे पहले इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये याद रखना है कि हमारे केमिस्ट्री में एक सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हमने एलिमेंट्स को पुट करके रखा हुआ होता है मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। मतलब अगर मैं बोलूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना, और हम कैसे रखते हैं उनको, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से हम चलेंगे और नीचे तक लेके आएंगे। जो टॉप पे होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, जो बिल्कुल बॉटम में होगा वो लेस रिएक्टिव होता है, और जो बीच में होते हैं वो होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। ओके, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड कॉपर। तो ये हमारे पास में सीरीज है जिसमें पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। ओके, सो इफ वी आर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ओके, सो यही चीज यहां पर हमको क्या करनी है, देखनी है और समझनी है। एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए कि कोई एक ताकतवर व्यक्ति है और एक कोई कमजोर व्यक्ति है, वो किसी एक चेयर पे बैठा हुआ है। कमजोर व्यक्ति है वो चेयर पे बैठा हुआ है, जो ताकतवर व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है। उसने देखा कि कमजोर व्यक्ति जो है वो चेयर पे बैठा हुआ है, वो उस कमजोर व्यक्ति के पास आया, उसने उस कमजोर व्यक्ति को बोला खड़े हो। ठीक है, तो वो कमजोर व्यक्ति देखेगा कि मैं इससे कमजोर हूं तो वो नहीं लड़ना चाहेगा। ठीक है, और ना कोई बहस करना चाहेगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहेगा, तो वो चुपचाप उठेगा
अपनी प्लेस को क्या करेगा, छोड़ देगा, और जो ताकतवर व्यक्ति है वो उस कमजोर बैठ जाएगा। तो इसका मतलब, या इस एग्जांपल से, इस जनरल एग्जांपल से हम क्या समझते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को उनके कंपाउंड से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद में उन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स की जगह पे या लेस रिएक्टिव मेटल्स की जगह पे अपने आप को पुट करके एक नया कंपाउंड अपने साथ में बनाते हैं। तो इस होल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अच्छे तरीके से जब एग्जांपल्स आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद नहीं होगी तो यू कैन नॉट फाइंड आउट कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल किस मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कैरिड आउट। ओके, so now we come on the definition. Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. So it is a very in very simple language that के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड्स, एंड द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विल फॉर्म दैट कंपाउंड। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्ट करते हैं। एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है ना। टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक आयरन नेल है ना। आयरन नेल को इन्होंने धागे से बांध के और आयरन नेल को टेस्ट ट्यूब में रख दिया, और उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो कौन सा भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट। ओके, जैसे ही हमने इसको रखा, कुछ टाइम हमने इसको छोड़ दिया, रिएक्शन होना चालू होगी। आफ्टर रिएक्शन हम क्या देखते हैं कि आयरन नेल जो है उसका कलर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और कलर चेंज होने के बाद में आयरन नेल का कलर चेंज होगा, साथ में जो सॉल्यूशन है उसका भी कलर क्या होगा, चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, वो कलर चेंज जो हो रहे हैं या कलर चेंज जो हुआ है सॉल्यूशन का, उसका मेन रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, है ना, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या किया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा। यहाँ पर हम दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज में हम आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आयरन, कॉपर यहाँ पर बिल्कुल नीचे है एंड आयरन इसके ऊपर है। मतलब अगर मैं बोलूं तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इफ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, so it will replace copper from copper sulfate solution and form ferrous sulfate solution। तो ये जो आप टेस्ट ट्यूब में इसका कलर चेंज होते हुए जो देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉपर को क्या कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा। समझ आ रहा है? तो दिस इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि लेस रिएक्टिव को मोस्ट रिएक्टिव क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और मोस्ट रिएक्टिव अपना नया कंपाउंड जो है वो क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर नीचे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जिंक प्लस CuSO4 के, जैसे ही हमने जिंक को CuSO4 के साथ हमने रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि Zn अगर यहाँ पर Zn उसको रिप्लेस कर रहा है Cu को, दैट मीन्स क्या समझते हैं आप इससे, कि जिंक जो होगा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसे ही नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉपर प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है एंड सिल्वर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर एक नोबल मेटल है, मोस्ट हम बोल सकते हैं मोस्ट लेस रिएक्टिव। नोबल मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से हम इनको अपने ज्वेलरी वगैरह में भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो इसीलिए हमने क्या किया, या फिर हम क्या देख पा रहे हैं
कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उससे सिल्वर को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है कॉपर के द्वारा, और कॉपर ने क्या बना लिया है, कॉपर नाइट्रेट बना लिया। समझ आ गया आप लोगों को सभी को? तो ये चीज जो है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जो है हमने पढ़ लिया है। तो एक क्विक रिवीजन हम मार लेते हैं आपके पुरानी चीजों से लेके दोबारा से, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। वो रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल कंपाउंड जो होता है वो स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में अंडर सुइटेबल कंडीशन। ओके, इट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या है कि डाइजेशन ऑफ द फूड जो हमारी बॉडी में होता है वो भी नंबर ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के द्वारा ही होता है, ठीक है। एंड जनरल जो इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ए बी, जैसे ही मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया ए बी का, या डिकम्पोज किया मैंने ए बी को, तो डिकम्पोज होने के बाद में ए बी विल स्प्लिट इनटू ए एंड बी। ओके, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरीके की होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ external factors, heat, light and electricity. They are classified into three parts: thermal decomposition, electrolytic decomposition and photo decomposition.